द ग्रेट स्टेट डेवलपर। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं खुले मैदान और पहाड़ जो कि काफी ज्यादा हरे भरे लग रहे होते हैं और दो बंदे खड़े हो कि ये सुंदर नजारा देख रहे होते हैं। और जिस बंदे के हाथ में फावड़ा है वही है हमारा मेन कैरेक्टर। बाकी ये नीचे छोटे से क्यूट से जानवर कौन है और वो दूसरा बंदा कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। अभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने सामने के नजारे को देख के अपने मन में कहता है, मेरा नाम शू हो, किम है नहीं, इस दुनिया में मेरा नाम है लॉयड फ्रंटेरा। और ये कहानी है कैसे एवरेज सिविल इंजीनियर ने पूरी दुनिया को पलट के रख दिया। यानी कि हमारा लॉयड कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। लॉयड अपने साथ वाले बंदे को कहता है, जेवियर। जेवियर कहता है, जी मां मिस्टर लॉयड बोलिए। लॉयड अपने सामने की सारी जमीन देख के पागलों की तरह हंसता हुआ कहता है, जेवियर, ये सारा का सारा पैसा मेरा है। जेवियर कहता है, सर क्या आपका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है? लेकिन अभी जो हमने सीन देखा ये काफी आगे का सीन था। अब हम देखते हैं कुछ साल पहले का सीन जहां पे हमें सब कुछ क्लियर होगा कि यहां पे क्या चल रहा है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, आपको चुना गया है, आपकी एक इच्छा पूरी करने के लिए बधाई हो। अब आप एक कैरेक्टर हो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के। आपकी नई लाइफ के लिए आपको गुड लक। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर शोहो किम अभी जमीन में पड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्या नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये तो वही बुक है जिसको मैंने पिछली रात पढ़ा था। मेरे सामने जो स्क्रीन खुली है ये मुझे बधाई दे रही है। इन्होंने तो मुझे कुछ पीने के लिए भी नहीं दिया, उसके बावजूद भी बधाई। ओ कहीं ये उस तरह की वेब नोवेल तो नहीं है जिसमें मैं दूसरी दुनिया से आके यहां पे एक नया ही इंसान बन जाता हूं। क्या मैं अभी एक दूसरी दुनिया में हूं? लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं यहां जमीन में क्यों पड़ा हूं? शोहो अपनी जगह से उठता है और कांपता हुआ कहता है, भाई काफी ज्यादा ठंड हो रही है। अच्छा, और मेरे होठों को क्या हुआ? तभी शोहो के सामने एक और विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा हुआ होता है, हेल्थ अलर्ट। आपका जबड़ा उसकी जगह से हिल चुका है क्योंकि आप काफी समय तक ईन में सो रखे थे। हाँ, शोहो एक रपट मार के इस नोटिफिकेशन को हटाता है और कहता है, मुझे ये पता है, ये नोटिफिकेशन मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। हट। मेरा जबड़ा। तो खैर इतना तो मुझे समझ आ गया है कि इस दुनिया की ये जो भी कहानी है यहां पे मैं कोई कैरेक्टर बन चुका हूं। आखिर नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में मैंने किसकी जगह ली होगी? एक ऐसा इंसान जो ऐसे वीराने में रहता हो और कहीं पे भी सो जाता हो। ऐसा इंसान तो वही हो सकता है। इतने में ही शोहो के पीछे से एक बंदा आता है और कहता है, मास्टर लॉयड, तो आप यहां पे हो। मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा हूं। अब हमें यहां से घर वापस चलना चाहिए। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है जेवियर अरहान और ये नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का मेन कैरेक्टर होता है। मतलब कि जिस कहानी के अंदर शोहो घुस चुका है उसका मेन कैरेक्टर। तो खैर क्योंकि इस दुनिया में शोहो का नाम लॉयड है इसलिए अब मैं लॉयड को लॉयड ही बोलूंगा। लॉयड जेवियर को देख के अपने मन में कहता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा बुक में था। क्या इसने अभी अभी मुझे लॉयड बोला? नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन बुक में जेवियर एक बहुत ही ज्यादा कमाल का तलवारबाज था, लेकिन उसके बाद उसने शहर से दूर जाके गुमनामी की जिंदगी जी के वहां पे काम करा। यानी कि जेवियर ने फ्रंटेरा की प्रॉपर्टी में आके काम करा और बैरन फ्रंटेरा का सबसे बड़ा बेटा है बदमाश लॉयड फ्रंटेरा, यानी कि मैं। तो फाइनली लॉयड को पता चल चुका होता है कि इस कहानी में वो कौन है और इस कहानी के हिसाब से जो उसको कैरेक्टर मिला होता है उसका एक्सप्रेशन देख के लग रहा होता है कि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा बेकार है। लॉयड अभी चिल्ला के खुद से ही कहता है, क्या मैं हूं बदमाश लॉयड फ्रंटेरा? जेवियर कहता है, मैंने आपका नाम कह के आपको पुकारा लेकिन मैंने आपको एक बदमाश कभी भी नहीं कहा। लेकिन चलो अच्छा है, कम से कम ये बात आपको खुद पता है कि आप एक बदमाश हो। इतने में ही लॉयड के सामने फिर से एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा होता है, लगता है जेवियर का मूड काफी ज्यादा अच्छा है। लॉयड नोटिफिकेशन को अपने मन में कहता है, मैं ये देख सकता हूं, यहां से भाग जा। इसके बाद लॉयड जेवियर के साथ अपने घर आ जाता है और जेवियर आग जलाते हुए लॉयड को कहता है,
तो आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आपका ऐसा हाल कैसे हुआ। मैं आपको बताता हूं। आपने कल दिन को दारू पीना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आप जिस पब में थे, आपने वहां के सारे फर्नीचर तोड़ दिए, और जरूर आप जब वापस आ रहे होंगे तो आप रास्ते में बेहोश हो गए होंगे। लॉयड ने अभी ठंड की वजह से कंबल ओढ़ रखा होता है और अपने मन में कहता है, हाँ, मुझे याद है, इस लॉयड बदमाश की जिंदगी ऐसी ही थी। इसके बाद जेवियर कहता है, लॉर्ड को आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। भले ही आप एक छंटे हुए बदमाश हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, आप उनके बेटे हो। अगर आप रोड में पड़े पड़े जबड़ा खिसकने की वजह से मर जाते तो उनको काफी ज्यादा दुख होता। लॉयड जमीन में हाथ लगाता है और अपने मन में कहता है, जमीन भी काफी ज्यादा ठंडी है। मुझे तो लगा था ये गर्म होगी। ये सब कुछ देख के मुझे ऐसा लगता है ये कोई फैंटेसी नोवेल नहीं है। इसके बाद जेवियर कहता है, सर, अब मैं आपको यहां पे छोड़ देता हूं। आप आराम से आराम करो। मैं कल लॉर्ड को जाके सब कुछ बता दूंगा कि यहां पे क्या कुछ हुआ। लॉयड कहता है, क्या सच में तुम्हें यह बताने की जरूरत है? जेवियर यहां से जाने लगता है और कहता है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इतने में ही पीछे से लॉयड कहता है, हे जेवियर, रुको। जेवियर कहता है, जी मास्टर लॉयड, बोलिए। और लॉयड ने क्योंकि ये कहानी पढ़ी होती है, इसलिए लॉयड अजीब सा चेहरा बना के जेवियर को कहता है, वो मैं बोल रहा था कि हमारी फैमिली के ऊपर काफी सारा कर्जा है ना? जेवियर कहता है, कहने के लिए काफी ज्यादा अजीब बात है, और यहां से चला जाता है। और लॉयड खुद से बोल रहा होता है, इस कहानी में जो कुछ भी होता है मुझे पहले से ही पता है। पिछली रात ही मैंने अपनी असली दुनिया में इस कहानी का आखिरी चैप्टर पढ़ा था, और ऑफ कोर्स मुझे ये भी पता है कि लॉयड के साथ इस कहानी में क्या होता है। सबसे पहले बैरन और उसकी वाइफ को एक बहुत ही इंसान अपना शिकार बना लेता है, यानी कि उनका बेवकूफ बना देता है। ये नुकसान इतना बड़ा होता है जिस वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ता है। उनकी जमीन, धन दौलत सब कुछ उनसे छिन जाता है। लॉयड के मां बाप के मरण, एक के बाद लॉयड एक भिखारी बन जाता है जो बस पूरे दिन दारू पीता रहता है। लॉयड पूरे पूरे दिन तक दारू के ठेकों में पड़ा रहता है और खून की उल्टियां कर करके मर जाता है। अगर आगे चल के मेरे साथ यही होना है तो इतने अमीर खानदान में होने का मेरा मतलब बनता ही क्या है? ये तो मेरी बिल्कुल बेकार जिंदगी की तरह है जैसी मेरी कोरिया में थी। आखिर ये लॉयड ढक्कन किस तरीके का इंसान है? इसके बाद लॉयड को याद आता है कि उसके सामने एक विंडो ओपन हुई थी जिस पर लिखा था, आपकी एक रैंडम विश को पूरा करने के लिए आपको चुना गया है। और इसी चीज को याद करते हुए लॉयड अपने मन में कहता है, क्या मेरी विश ये थी? क्या कि मुझे किसी ऐसे इंसान की बॉडी में डाल दो जिसका ऐसा हाल होने वाला है? मैंने ये तो विश नहीं करी थी कि मुझे इतनी घटिया जिंदगी चाहिए। तो खैर, इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह का सीन, और सच में जिस दुनिया में अभी लॉयड आ चुका होता है, ये दुनिया काफी ज्यादा सुंदर होती है। और इस सुबह की शुरुआत में हम देखते हैं मार्बेला फ्रंटेरा को, जो कि होती है लॉयड की मदर। लॉयड की मदर लॉयड को बोल रही होती है, पिछली रात तुमने पब में तोड़फोड़ मचाई है ना? और लॉयड अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, मैं तो पिछली रात बुक रीडिंग कर रहा था। लेकिन लॉयड ये बात अपनी मदर को नहीं कहता, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी बात कोई भी नहीं समझेगा। लॉयड की मदर कहती है, लॉयड, मैं तुमसे भीख मांगती हूं, पब में जाओ और वहां माफी मांगो उनसे। लॉयड अपने मन में कहता है, लगता है मेरे शरीर ने काफी सारी बर्बादी मचाई है, मुझे ही इसे साफ करना पड़ेगा। लॉयड अपनी मदर को कहता है, हाँ, ठीक है, मैं वहां जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। और लॉयड की आवाज सुन के जेवियर और लॉयड की मदर दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि असल में जो लॉयड बंदा होता है वो एक नंबर का हरामखोर होता है। वो कभी भी किसी से माफी नहीं मांगता। इतने में ही प्रेजेंट लॉयड के सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होता है जिसमें लिखा होता है, ये दोनों लोग तुम्हारे जवाब से काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। लॉयड अपने मन में कहता है, ये दोनों हैरान हो रहे हैं, इनको तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए। इसके अगले सीन में लॉयड निकल पड़ता है जेवियर के साथ ताकि वो पब वाले से माफी मांग सके। लेकिन यहां अगल बगल जितने लोग होते हैं वो लॉयड को देख के अपना मुंह छुपा रहे होते हैं।
लिटरली यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो सारे के सारे लॉयड से डर रहे हैं। यहाँ तक कि एक बच्चा अपनी विंडो से लॉयड को देख रहा होता है। इतने में ही पीछे से उस बच्चे की मदर उसको खींच लेती है और कहती है, उससे आंखें मत मिलाओ, इधर आओ। नोटिफिकेशन लॉयड को कहता है, गांव वाले तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लॉयड अपने मन में कहता है, हाँ, इतना तो मुझे भी पता चल चुका है। लॉयड जेवियर को कहता है, वैसे जेवियर, आखिर तुम मेरे साथ साथ में क्यों आ रहे हो? जेवियर कहता है, माय लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपके साथ आऊं ताकि जो कल हुआ था वो दोबारा से ना हो। लॉयड कहता है, क्या तुम यहां पर मेरी रक्षा करने के लिए आ रहे हो? जेवियर कहता है, नहीं, मैं यहां पे गांव वालों की रक्षा करने के लिए आ रहा हूं आपसे। लॉयड कहता है, अच्छा, तो मैं एक गैंगस्टर की तरह हूं। लॉयड अपने मन में कहता है, लगता है सबसे पहले इस दुनिया में मुझे अपनी इमेज सही करनी होगी। ऐसा करने में जब मैं एक भिखारी बन जाऊंगा तो लोग कम से कम मुझे खाना तो देंगे खाने के लिए। लेकिन नहीं, इससे पहले जो मेरे परिवार के ऊपर कर्जा है, अगर मैं उसको ही निपटा दूं तो अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं इस कंट्री में बहुत ही खुशी खुशी रह सकता हूं। अगर मैं अपने फैमिली के सारे मैटर सॉल्व कर दूं तो मैं अपने पूरे बुढ़ापे तक यहां पे एक आराम की जिंदगी जी सकता हूं। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा चीट कोड नहीं है क्या जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? या फिर मेरे पास कोई स्किल तो होनी चाहिए जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन तभी लॉयड नोटिफिकेशन में देखता है कि उसके पास स्किल है, और जो स्किल्स लॉयड के पास होती है उनका नाम होता है ह्यूमन स्कम और राउडी ड्रंक हार्ड। और ये दोनों ही स्किल्स किसी भी काम की नहीं होती। ये स्किल्स कम और शराब ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन दो स्किल्स में से एक स्किल होती है जिसमें लॉयड एक नंबर का घन चक्कर बन जाता है। मतलब यार, ऐसी भी कोई स्किल थोड़ी होती। इसलिए लॉयड इस नोटिफिकेशन में रपटे मार के इस नोटिफिकेशन को साइड कर देता है और चलते चलते लॉयड पब से आगे निकल जाता है। इसलिए जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, आप कहाँ जा रहे हो? वो पब ये रहा जहां पे आपको माफी मांगनी है। अच्छा, तो उस वक्त आप जो माफी मांगने के बारे में बोल रहे थे वो आप झूठ बोल रहे थे, है ना? लॉयड कहता है, अरे नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। और जेवियर लॉयड के इस नए बिहेवियर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। और ये देख के लॉयड कहता है, क्या ऐसे क्या देख रहा है बे? क्या हुआ बे? जेवियर कहता है, हाँ, नहीं कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन जेवियर से पहले ही लॉयड पब के दरवाजे में चला जाता है और कहता है, हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या कोई है? और अब तो जेवियर को और ज्यादा शक होने लग जाता है कि ये बंदा इतना ज्यादा तमीजदार कब से हो गया। इसलिए जेवियर अपने मन में कहता है, पिछली रात से सच में कुछ तो अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल अलग ही इंसान है। और जैसे ही लॉयड अभी यहां पब के अंदर आता है तो वो देखता है इस पूरे पब की मां बहन एक हुई पड़ी होती है। माफ करना ऐसे शब्द के लिए, लेकिन सच में इस पब की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लॉयड एक जगह पे बैठता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, पिछली रात जो कुछ भी हुआ उस सब में मेरी गलती थी। पब का मालिक अभी लॉयड को कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि लॉयड को देख के उसकी फटी पड़ी होती है। तभी नोटिफिकेशन लॉयड को कहता है, तुम्हें देख के पब का मालिक काफी ज्यादा सतर्क लग रहा है। पब का मालिक अभी इतना ज्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए वो लॉयड को कहता है, मास्टर लॉयड, मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज ऐसा मत करो। और लॉयड ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, लगता है मैं अभी इससे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा हूं। ये इसकिला ये और ज्यादा डरावना है, क्योंकि यहां पे मुझसे कोई भी उम्मीद नहीं करता कि मैं इतनी अच्छी तरह से किसी से बात करूंगा। इस पब ओनर को जरूर दाल पे कुछ काला लग रहा है। ठीक है, तो खैर, यहां पे इससे ज्यादा लॉयड और कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए लॉयड जेवियर के साथ वहां से वापस आ रहा होता है। आते आते लॉयड जेवियर को कहता है, मैंने उस बंदे से माफी भी मांगी, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं लग रहा था। जेवियर कहता है, हाँ, इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि कल के दिन जो आपने उसके पब में तबाही मचाई थी और जितने भी फर्नीचर वगैरह तोड़े थे, उस पब के मालिक ने अपने खून पसीने की कमाई से वो सारे के सारे खरीदे थे।
इसलिए जब तक आप उसे उसके नुकसान के पैसे नहीं दे देते, उसे तब तक अच्छा नहीं लगेगा। लॉयड अपने मन में कहता है, क्या उसकी भरपाई करनी होगी? लेकिन मेरे परिवार के ऊपर तो पहले ही कर्जा है। क्या गांव वालों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना यहां पे इतना ज्यादा मुश्किल है? तो यहां पे सीधी सी बात यह है, अगर मैं यहां लोगों के नुकसान की भरपाई नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला। मैं खून की उल्टियां करके मर जाऊंगा आखिर में, जेवियर कहता है। और इतना ही नहीं, जो वो पब का मालिक है, उसकी मदर भी बीमार है। उन्हें देर रात ठंड लग गई थी। कहीं ना कहीं उनकी मदर की तबीयत भी तुम्हारी वजह से ही खराब है, क्योंकि तुम वहां पब में तोड़फोड़ मचा रहे थे, जिस वजह से पब के मालिक की मदर को वहां आकर ठंड लग गई। तुम अंदाजा भी लगा सकते हो वो लोग कितनी परेशानियों से जूझ रहे होंगे। लॉयड अपने मन में कहता है, वैसे जो वो पब था उसके अंदर भी काफी ज्यादा ठंड थी। वहां पे उन्होंने एक जगह पे हल्की सी आग जला के रखी रहती है। वो एक अकेली आग पूरी जगह को गर्म नहीं कर सकती, और खासकर बूढ़े लोग उस तरह की ठंड को ज्यादा देर तक नहीं सह सकते। तभी लॉयड के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक जगह पर रुक के खुद से कहता है, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग में बत्ती जल गई है। इस जगह पे नोल के फ्लोर नहीं है। और यार, नोल के फ्लोर मतलब कि वो फ्लोर जिनमें ठंड नहीं लगती, या फिर जो अच्छी तरीके से बनाए गए होते हैं। मतलब कुल मिलाकर अच्छी तरह से बने हुए फ्लोर्स। लॉयड अपने मन में कहता है, अगर मैं वो अच्छी तरह से बनाए हुए फ्लोर्स यहां पे बेचूं तो वो फ्लोर्स यहां पे पक्का काफी ज्यादा बिकेंगे। जैसा मैंने अभी सोचा है, बदमाश लॉयड फ्रंटेरा तो कभी अपने सपने में भी ऐसा न ही सोच सकता था। लेकिन असल में मैं शू हो किम हूं, और मैं ऐसा सोच सकता हूं। जब मैं स्कूल में था तो मैंने वहां पे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। और जब मैं आर्मी में एक मिलिट्री इंजीनियर था, वहां पर मैंने एक घर पूरा का पूरा अकेले बनाया था। मैंने दिन रात कंस्ट्रक्शन साइट में काम भी करा है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। अगर मैं वो अच्छे फ्लोर्स बना लेता हूं तो मैं बैरन परिवार का कर्जा चुका सकता हूं। लॉयड जेवियर को कहता है, लॉयड, चलो वापस से पब में चलो। जेवियर कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? लॉयड कहता है, ताकि मैं अपना पहला काम कर सकूं। इसके बाद नोटिफिकेशन लॉयड को कहता है, तुम्हारा असली सफर अब शुरू हो चुका है। रिलेशनशिप पॉइंट सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुका है। अब तुम कुछ कैरेक्टर्स के साथ अपने रिश्ते से सुधार के रिलेशनशिप पॉइंट कमा सकते हो। और रिलेशनशिप पॉइंट होते हैं आरपी पॉइंट, जो कि अभी लॉयड के पास होते हैं 0। तो खैर, अब लॉयड आरपी पॉइंट भी कमा सकता है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। लोएन को पता चलता है कि उसके रिलेशनशिप पॉइंट्स आरपी 0 है, क्योंकि किसी भी विलेजर के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। स्क्रीन उसे बताती है कि ये आरपी पॉइंट्स उसके चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक को परिभाषित करेंगे। वो देखता है कि उसके बॉडीगार्ड जेवियर का अप्रूवल रेट 30 है, जिसका मतलब है कि जेवियर भी उसे नाकारा समझता है। ये देखकर लोएन उदास हो जाता है। वो जेवियर की तारीफ करता है, उसे हैंडसम कहता है, लेकिन जेवियर की संक्षिप्त प्रतिक्रिया पर उसका आरपी पॉइंट 1 से कम होकर 31 हो जाता है। लोएन समझ जाता है कि चापलूसी काम नहीं करेगी और उसे आगे बढ़ना चाहिए। वो उस पब के मालिक के पास जाता है, जिसे उसने पिछली रात क्षतिग्रस्त कर दिया था। लोएन पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और मालिक को तुरंत हस्ताक्षर करने को कहता है। मालिक को लोएन पर शक है कि वो बचा हुआ पब भी बर्बाद कर देगा। लोएन देखता है कि मालिक स्टोन वॉल हार्ट नामक स्किल का उपयोग कर रहा है, जिससे उसका दिल नहीं पिघलेगा। लोएन हार नहीं मानता और अपनी रणनीति बदलता है। वो सहानुभूति दिखाने के बजाय धमकाता है और जबरदस्ती कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें बस यहां पर एक साइन करना है, मेरे ऊपर भरोसा करो। लोएन दबंग बन जाता है। मालिक के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वो कांपते हुए साइन कर देता है। लोएन विजयी मुस्कान के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेता है और सोचता है, मैंने पहला बकरा फंसा लिया है। वो मालिक से कहता है कि उसने उस पर भरोसा करके बहुत अच्छा किया है। लोएन और जेवियर पब के पीछे एक खाली जगह पर है। लोएन फावड़ा लिए हुए है। जेवियर उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है।
क्या ये फ्रोंटेरा परिवार का नाम खराब करने का कोई नया तरीका है? लोएन जवाब में कॉग्निटिव डिसोनेंस शब्द का उपयोग करता है। वो समझाता है कि विलेजर्स ने उसके बारे में एक नकारात्मक विचारधारा बना ली है, जिसे वो ठीक करना चाहता है, और इसके लिए वो अपनी समझ के अनुसार तरीका इस्तेमाल कर रहा है। जेवियर कहता है कि इतने सालों में बनी इमेज को साफ करने में बहुत मेहनत लगेगी। लोएन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वह ये जरूर करेगा। लोएन जेवियर को बताता है कि वो इन लोगों के लिए काफी कुछ करने वाला है, और उसने सुना है कि पब के मालिक की मां बीमार है। वह उनकी मदद करके उन्हें खुश करना चाहता है। ये सब कहते हुए लोएन काम शुरू कर देता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहां के लोग खुश होते हैं या नहीं। ये तो केवल पैसे बनाने का तरीका है। पहले वो लोगों को खुश करेगा, फिर उन्हें लूटकर खूब पैसा कमाएगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद लोएन ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा साफ कर लिया है और घर का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो पूरी तरह थक चुका है। वो लेट जाता है और कहता है कि वो एक इंजीनियर है, लेकिन बेलदार नहीं। मिलिट्री में वो ये सब आसानी से कर लेता था, लेकिन ये शरीर बहुत कमजोर है। तभी जेवियर की आवाज आती है कि ये घर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। लोएन चौंक जाता है और कहता है कि उसने बहुत मेहनत की है। जेवियर सोचने लगता है कि शायद लोएन सच बोल रहा है और सच में अपनी इमेज सुधारना चाहता है। लोएन थके हुए पैरों से उठता है, कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ी के टुकड़े पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना थक चुका है कि वो मार नहीं पाता और पीछे की तरफ गिरने लगता है। जेवियर उसे गिरने से बचाता है। जेवियर लोएन के हाथ से कुल्हाड़ी लेता है और पूछता है कि क्या करना है। लोएन चाहता है कि लकड़ी के टुकड़ों को एकदम प्लेन और बराबर काटा जाए। जेवियर तुरंत सभी टुकड़ों को हवा में उछालता है और अपनी कुल्हाड़ी से इतनी तेज गति से वार करता है कि लकड़ी के टुकड़े जमीन पर गिरने से पहले ही बिल्कुल सही आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं। लोएन ये देखकर दंग रह जाता है और मानता है कि जेवियर सचमुच मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। लोएन फिर जेवियर से खुदाई जैसे दूसरे काम में भी मदद करने के लिए कहता है। जेवियर मन ही मन खींचता है कि ये घटिया इंसान जरा सी मदद मिलने पर सर पर चढ़ रहा है। लोएन उसे लेक्चर देता है कि जेवियर खुद भी चाहता है कि विलेजर्स खुश हों, इसलिए उसे मदद करनी चाहिए ताकि काम जल्दी खत्म हो। जेवियर को पता है कि ये सब नाटक है, लेकिन वो सोचता है कि ये बंदा बदल चुका है। पहले बुरे कामों में मदद मांगता था, अब अच्छे कामों में मांग रहा है। वो लोएन की मदद करके ये देखना चाहता है कि ये बदलाव सही है या गलत। लोएन और जेवियर दोनों काम पर लग जाते हैं और एक मजबूत घर के लिए अच्छी नींव खोदते हैं। लगातार मेहनत के बाद घर तैयार हो जाता है। लोएन बहुत खुश होता है और कहता है कि कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। जेवियर लोएन द्वारा बनाए गए सिंबल के बारे में पूछता है, जिसे लोएन अपना ब्रांड लोगो बताता है। वे जल्दी से मालिक को घर दिखाने जाते हैं। नया बना घर अंदर से काफी गर्म है, क्योंकि लोएन ने चिमनी के लिए विशेष गर्म फर्श तकनीक का इस्तेमाल किया है। मालिक और उसकी मां दोनों गर्म फर्श पर लेटकर बहुत खुश होते हैं। मालिक की मां कहती है कि उनकी बॉडी में काफी अच्छा फील हो रहा है। मालिक को यह समझ नहीं आता कि जमीन इतनी गर्म कैसे हो गई, और वो लोएन की खूब तारीफ करने लगता है। लोएन मन में सोचता है कि उसने ओवन गोल्ड फ्लोर का इस्तेमाल किया है, जो इन लोगों के लिए जादू जैसा है। मालिक भावुक होकर लोएन को धन्यवाद कहता है कि उसने अपनी मां को इतने लंबे समय बाद खुश देखा है। जेवियर ये सब देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि लोएन ने कभी किसी को खुश करने की परवाह नहीं की, लेकिन अब दो लोग उसकी वजह से खुश हैं। जेवियर को लगता है कि लोएन के अंदर बदलाव आया है, भले ही किसी भी कारण से आया हो। ये अच्छा है। लोएन को स्क्रीन विंडो दिखाई देती है। एवियर का आरपी पॉइंट 2 अंक बढ़कर 29 हो जाता है और खुशी के कारण उसे कुल 36 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं। लोएन जेवियर से कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना, आखिरकार ये कचरा सुधर गया। जेवियर नहीं कहकर मुंह फेर लेता है।
लोएन मन में सोचता है कि यह कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से घाटे में गया है, लेकिन अब वो इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए उपयोग करके और ऑर्डर लाएगा और इस नुकसान की भरपाई करेगा। कुछ दिनों बाद लोएन की योजना के अनुसार घर को विज्ञापन के लिए उपयोग किया जाता है। घर के बाहर लंबी लाइन लगी है। लोग खुशी खुशी अंदर जाते हैं और गर्मी का आनंद लेते हैं। बाहर निकलने वाला एक बंदा कहता है कि अंदर जाकर ठंड पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लोएन पास में अपनी टेबल लगाकर बैठा है और एक विलेजर को गर्म फर्श का स्ट्रक्चर समझाता है, जो असल में चिमनी का ही एक हिस्सा है। वो उसे 10% डिस्काउंट का ऑफर देता है, लेकिन विलेजर लोएन पर भरोसा न होने के कारण साफ मना कर देता है। लोएन उदास हो जाता है और कहता है, थोड़ा तो भरोसा मुझ पर करो। तभी लोएन के पिता आर्कस फ्रॉन्टेरा वहां आते हैं और पूछते हैं, लो एंड ये सब तुम क्या कर रहे हो? आर्कस की रेटिंग 20 है, यानी वह भी लोएन को नाकारा समझता है। फ्रॉन्टेरा उसे पकड़कर महल के अंदर ले आते हैं और समझाते हैं कि उसे कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। परिवार पर पहले भी कई खतरे आ चुके हैं, लेकिन लोएन को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उसे सब कुछ अपने पिता आर्कस पर छोड़ देना चाहिए, जो जल्द ही सब ठीक करके परिवार को फिर से स्थिर कर देंगे। ये सुनकर लोएन को अपने मूल दुनिया के पिता की याद आती है, जो उससे ऐसी ही बातें कहते थे। वो वहां से जाने लगता है और अपने पिता से कहता है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहां हूं, आपको अपने ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत लेने की जरूरत नहीं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहने के बाद लोएन, जो असल में एक इंजीनियर है, अपने मूल पिता को याद करता है और सोचता है कि काश कुछ साल पहले मैंने ये बात अपने पिता को कही होती। उस समय मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस बार मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने कह दिया है, मैं सब कुछ ठीक करूंगा तो करके रहूंगा। इसके बाद वो महल से बाहर निकलकर सोचने लगता है कि सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। उस घर के पास में रहते हुए उसे कई ऑर्डर मिले। जितने भी लोग उस घर में से बाहर निकल रहे थे, मैंने उन सभी से वैसा ही घर बनाने के लिए कहा है। इस तरह से मुझे 32 स्टाइल ए पूरा घर बनाकर देना के ऑर्डर मिले हैं और 57 स्टाइल बी उनके बने हुए घर को गर्म रखने के लिए मॉडिफाई रिनोवेट करना के ऑर्डर मिले हैं। ये सब सोचते हुए लोएन वहां जा रहा होता है। तभी सामने की तरफ से उसे 2 आदमी आते दिखाई देते हैं, जो जमींदार और अमीर दिख रहे थे। ये दोनों लोएन के एकदम सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लोएन भी इनके पास से गुजर जाता है और सोचने लगता है, ये दोनों यहां मेरी रियासत के अंदर हैं। मैं फ्रंटेरा फैमिली का प्रिंस हूं। इसके बावजूद भी इनमें से कोई भी मेरे सामने ग्रीटिंग नहीं कर रहा। ये तो मेरी इंसल्ट है। तभी लोएन उन्हें ठीक से देखता है और पहचान जाता है। इसके बाद हम आर्कस के ऑफिस में देखते हैं, जहां ये दोनों जमींदार घुस जाते हैं। उनमें से एक आर्कस से कहता है, आर्कस, अब तुम्हें कितना टाइम लगेगा? हमने तुम्हें काफी लंबे टाइम पहले पैसे दिए थे। तुम्हारी टाइम अवधि भी खत्म हो चुकी है। दूसरा बंदा बोलता है, हां, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हें 5 दिन का टाइम दिया गया था, जो कि पूरा हो चुका है। अब बताओ हमारे पैसे कहां पर हैं? तुम किस तरीके से हमारा पेमेंट करने वाले हो? वे आर्कस को धमकी देते हैं कि अगर उसने दोबारा पीछे हटने की कोशिश की तो वे एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएंगे। आर्कस के पास कोई जवाब नहीं होता। पहला जमींदार गुस्से में कहता है, आर्कस, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारी जुबान क्यों नहीं चल रही? उस टाइम पर तो तुम बड़ाबड़ा बोल रहे थे। इस तरीके से शांत रहने से कुछ भी काम नहीं होगा। तुम्हें किसी भी तरीके से हमारे पैसे तो लौटाने होंगे। तभी लोएन गेट के बाहर से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो ये सब देख के परेशान नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वो सोचने लगता है, ये सभी लोग एकदम सही टाइम पर हैं। और फिर ये हल्की स्माइल एक इविल स्माइल में बदल जाती है। वो आगे सोचता है। यहां से हम कुछ मिनट बाद देखते हैं, लोएन आराम से अपने रूम के अंदर बैठा हुआ है। उसके सामने एक स्क्रीन विंडो है, जिसके ऊपर लिखा है, तुम्हारे पास में टोटल 36 आरपी पॉइंट्स है।
इन्हें देखकर लोएन सोचने लगता है कि उसके पास आरपी पॉइंट्स काफी ज्यादा हो चुके हैं। ये सब जेवियर की वजह से हुआ है। उसके मन में लोएन के लिए जो भी नेगेटिव भावनाएं थी वो अब थोड़ी कम हो चुकी है। और इसके अलावा उस पब ओनर और उसकी मदर से भी उसे थोड़े बहुत आरपी पॉइंट्स मिले हैं। वो सोचता है उसे दोबारा से एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है, तुम इन आरपी पॉइंट्स को स्किल सीखने में यूज कर सकते हो। लोएन सिस्टम से थोड़ा नाराज होकर कहता है कि उसने अब तक इंतजार क्यों किया, उसे खुद से बताना चाहिए था। और उसके बाद में लोएन के आसपास में एक गोला टाइप कुछ बन जाता है जो उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा है। जब सिस्टम लोएन की बॉडी को स्कैन करना शुरू करता है तो पता चलता है कि लोएन के पास पहले से ही थोड़ी बहुत स्किल्स है। ये सारी स्किल्स लोएन की इंजीनियरिंग कॉलेज से मिली नॉलेज से आई है, लेकिन लोएन के लिए इनमें से किसी भी स्किल की कोई वैल्यू नहीं है। वो जल्दी से सिस्टम से कहने लगता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास में पहले से ही स्किल है, जल्दी से कोई ऐसी स्किल दिखाओ जो कि मेरे काम आ सके। सिस्टम कहता है, तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से अभी तुम्हारे पास में 2 स्किल के ऑप्शन हैं। फर्स्ट है बेसिक सर्वेइंग, जिसके लिए तुम्हें 15 पॉइंट्स चाहिए, और दूसरी स्किल है बेसिक डिजाइन, जिसके लिए तुम्हें 20 आरपी पॉइंट्स चाहिए। लोएन दोनों स्किल्स के ऊपर क्लिक कर देता है। कुल 35 आरपी खर्च, 1 आरपी शेष। जैसे ही स्किल सीखने की ये प्रोसेस शुरू होती है उसकी आंखों में बहुत दर्द होने लगत है। आंखों के अंदर से एक हरे रंग की लाइट बाहर निकलती है। वो बाहर देखता है तो उसे पूरा एरिया स्कैन होकर दिखाई दे रहा है। यह है लोएन की बेसिक सर्वेइंग स्किल। दूसरी स्किल है बेसिक डिजाइन, जिसकी मदद से लोएन हाथों से हवा में ही 3D स्ट्रक्चर बना सकता है। ये दोनों स्किल लोएन को बहुत खुश कर देती है क्योंकि अब डिजाइन बनाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। इसके कुछ मिनटों बाद लोएन दोबारा से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो एक जगह बैठकर सोचने लगता है, मेरे पास में 2 नई स्किल्स तो आ चुकी है, लेकिन इन स्किल्स का मैं करूंगा क्या? क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास में केवल जेवियर है। अकेले जेवियर की मदद से ही मैं इस जगह पर कितना कंस्ट्रक्शन कर लूंगा। मुझे कम से कम एक ऐसे व्हीकल की जरूरत है जिससे कंस्ट्रक्शन को काफी फास्ट किया जा सके। कोई कंस्ट्रक्शन मशीन, काश मेरे पास में ऐसा कुछ होता। वो सोचने लगता है, अपने किसी स्किल की मदद से मैं इस जगह पर कंस्ट्रक्शन मशीन को समन कर पाता। इसी समय सिस्टम की बीप की आवाज आती है। वो कहने लगता है, क्या सच में तुम किसी को यहां पे समन करना चाहते हो जो कि तुम्हारी मदद कर सके? लोएन तुरंत सिस्टम की तरफ देखने लगता है और फिर पूछता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? सिस्टम कहता है, हां, बिल्कुल हो सकता है। तुम्हें बस आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। उसके बदले में तुम्हें पार्टनर मिल जाएगा जो कि तुम्हारी मदद करेगा। लोएन कहता है, तुम सिस्टम की ये चीज बहुत ज्यादा बेकार है। हर चीज तुम मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हो। ये एक तरीके से एक ऐड है। इसके बाद में स्क्रीन चेंज होती है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हें रैंडम कोई चीज मिलेगी। हर एक बार स्क्रॉल व्हील घुमाने के लिए तुम्हारे पास में 50 आरपी पॉइंट्स होने चाहिए। इसके बाद में वो सोचने लगता है कि वो यहां पर कोई शानदार ड्रैगन, कोई मॉन्स्टर या फिर कोई यूनिकॉर्न समन कर सकता है जिसे वो कंस्ट्रक्शन के काम में एज ए मशीन यूज कर सकता है। उसके सामने अब एक नया गोल है। वो सोचने लगता है, अब मुझे किसी भी तरीके से आरपी पॉइंट्स जितने हो सके उतने ज्यादा इकट्ठा करना है, और ये करने के लिए मुझे वही करना है जो कि अब तक मैं करता आया हूं। मुझे सबके सामने अपनी इमेज सुधारना होगा। यहां से हम दोबारा से इस ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर ये दोनों जमींदार अभी भी है। इनमें से एक जमींदार आर्कस को एक घटिया सजेशन देता है कि वो अपनी घर की औरतों, दासिया और पत्नी को उसके पास भेज दे ताकि वो कर्ज चुका सके। ये सुनकर आर्कस को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की औरतों के बारे में इस तरह से बात करने की? इसी समय लोएन एक छोटे बैग के साथ वहां पहुंच जाता है और लैंडलॉर्ड के कंधे के ऊपर अपना हाथ रख देता है। लैंडलॉर्ड उसे धकाते हुए कहता है, तुम कौन हो? जब उसे पता चलता है कि ये लोएन है तो वो उसे धमकाता है और वहां से चले जाने को कहता है।
तभी लोयन बोलता है, एक मिनट रुको, मुझे सजा मिलेगी मेरे घर में होने के लिए? यहां पर तुम हो जो कि बिना बुलाए घुस आए हो। बताओ मुझे कि तुम्हारे पास में कोई अपॉइंटमेंट लेटर है? लोयन कहता है, तुम तो बहुत बेवकूफ हो। हम इस विलेज के नोबल मैन हैं। तुम हमारी परमिशन के बिना घुसे हो और तू तड़ाके से बात कर रहे हो। आर्टिकल 6 के अंदर यह क्लियरली लिखा हुआ है, तुम्हें एक बड़ी सजा मिलेगी। जमींदार इस नियम के होने से मना करता है। लोयन कहता है, जेवियर अंदर आओ। जेवियर अपनी स्वॉर्ड के साथ एंटर करता है। लोयन के चेहरे पर उसकी आइकॉनिक इविल स्माइल आ जाती है। वो कहने लगता है, जेवियर आगे बढ़ो और इन दोनों के हाथ काट दो। ये सुनके जेवियर बिना किसी भी हिचकिचाहट के तेजी से इन दोनों बंदों की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर बढ़ने लगता है। ये देखकर ये दोनों जमींदार डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वे कहते हैं, यहां पर ये सब कुछ चल क्या रहा है? लोयन कहता है, क्या सही है और क्या गलत अभी पता चल जाएगा। जेवियर तुम आगे बढ़ते रहो, इन दोनों के दोनों हाथों को काट दो। जेवियर की स्वॉर्ड पूरी तरह बाहर आ जाती है और उसका न्यूट्रल रिएक्शन देखकर उनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वे डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए वे लोयन को धमकी देते हैं कि वो बच नहीं पाएगा और उन्हें इसका बदला लेना है। लोयन का प्लान यही था, इन दोनों को डराकर यहां से भगा देना। इसके बाद में वो जेवियर से बोलता है, जेवियर बहुत अच्छे। लोयन को उम्मीद थी कि उसके पिता तारीफ करेंगे, लेकिन आर्कस गुस्से में कहता है, लोयन, जेवियर, ये तुम दोनों ने किया क्या? आज तुमने जो कुछ भी किया है, इसके बदले में हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी समय लोयन आर्कस की टेबल के ऊपर टोकन मनी से भरी बोरी रख देता है। वो कहता है, इन पैसों की मदद से आप बड़ी आसानी से मंथली इंटरेस्ट दे सकते हैं। आर्कस हैरान होकर कहता है, ये पैसे, ये तुम्हारे पास में कैसे आए? कहीं तुमने लोगों को लूट लिया? तभी जेवियर बोलता है, मास्टर आर्कस, इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मास्टर लोयन ने ये सारे पैसे बड़ी जिम्मेदारी से हासिल किए हैं। इन्हें ये पैसे एडवांस में मिले हैं। ये सुनकर आर्कस के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरे बदल जाते हैं। लोयन सोचने लगता है कि जेवियर पर उसके पिता को बहुत भरोसा है। इसके बाद में लोयन और जेवियर दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने पर जेवियर लोयन से पूछता है कि उसे आर्टिकल 6 के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वो नियम रूल बुक के एकदम अंत में लिखा है। लोयन टाल देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश होता है कि उसने ये नियम नोवेल मूल कहानी में पढ़ा था, जहां आगे जाकर उसके माता पिता के सुसाइड के बाद जेवियर इसी नियम का इस्तेमाल करके उनके ऑर्गन्स बेचने की कोशिश करने वाले दोनों जमींदारों की गर्दन काट देता। ये सोचते हुए लोयन खुश होता है कि स्टोरी बदल गई है, पर कंटेंट सेम है। वो जानता है कि उसे आरपी पॉइंट्स मिलेंगे। लोयन के इतना सोचते ही एक स्क्रीन विंडो शो हो जाती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हें टोटल 60 आरपी पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब तुम्हारे पास में 61 हो चुके हैं। लोयन बहुत खुश होता है कि उसका प्लान काम कर गया। अब वो समन कर सकता है। यहां से हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। लियो, लोयन एक अंधेरे ग्राउंड में खड़ा होता है और सिस्टम से समनिंग गेम शुरू करने को कहता है। स्क्रीन पर स्टार्ट लिखा आता है और समनिंग के लिए 50 आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। लियो तुरंत ही उस स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता है। एक बहुत तेज लाइट चमकती है और सामने की तरफ गियर जैसा कुछ दिखाई देने लगता है, जो जोर जोर से घूमता है। लियो खुश होता है कि यह समनिंग प्रोसेस शानदार है, लेकिन तुरंत ही वे बड़े बड़े गियर्स एकदम से काफी छोटे हो जाते हैं, जिसके साथ में लियो का मुंह उतर जाता है। वो कहने लगता है, ये क्या हो रहा है? ये तो अब एकदम से बहुत छोटा हो गया। यानी कि इसका मतलब जो भी जीव यहां पे समन होगा वो भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। ये तो बेकार है। इसके तुरंत बाद उस छोटे गियर के अंदर से कुछ अजीब सी, लियो के इतना कहने के साथ में ही ये बड़े बड़े सिस्टम गियर्स
जो कि शो हो रहे थे वो एकदम से काफी छोटे हो जाते हैं, जिसके साथ में लियो का मुंह उतर जाता है। वो कहने लगता है, ये क्या हो रहा है? ये तो अब एकदम से बहुत छोटा हो गया। यानी कि इसका मतलब जो भी जीव यहां पे समन होगा वो भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। ये तो बेकार है। इसके तुरंत बाद उस गियर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। लियो कहता है, ये किस तरह की आवाज है? अगर इस आवाज को किसी ने सुन लिया तो यहां पर आ जाएगा। इसी समय उस गियर के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है। ये एक बहुत ही क्यूट सा मुंह है। लियो कुछ सेकंड तक केवल उसे देखते रह जाता है और उसके तुरंत बाद वो चीज जोर से नीचे गिर जाती है। ये असल में एक चूहे जैसा कुछ है, जो कि बाहर निकलने के साथ में ही हंसते हुए लियो की तरफ देखने लगता है। और इस टाइम पर लियो अपने चेहरे के ऊपर एक बहुत ही गंदी शक्ल बनाए खड़ा होता है। वो इस मॉन्स्टर को देखने लगता है और फिर कहता है, ये है वो जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, जिसे समन करने के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था। लियो की मुंह से अपने लिए ये बातें सुनकर इस चूहे की आंखों में काफी ज्यादा आंसू आ जाते हैं। लेकिन लियो को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो जल्दी से यहां से जाने लगता है। ये देखकर अब ये चूहा जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लियो कहता है, चिल्लाना बंद करो। तुम मेरी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते। मुझे जो चाहिए था तुम वो नहीं हो। तभी एकदम से लियो को एक आइडिया आता है। वो सोचने लगता है, यार, जाने से पहले पहले अच्छी तरीके से इसका टेस्ट कर लेना चाहिए। सच में ये काम का है भी या फिर बेकार है? लियो दोबारा से इस चूहे के पास में आता है और फिर उससे कहने लगता है, वैसे तो तुम मेरे किसी भी काम के नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मौका दे देता हूं। अपनी काबिलियत मेरे सामने प्रूव करो। मुझे बताओ तुम किस तरीके से मेरे काम आ सकते हो। मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो। यह सुनकर चूहा अपने मुंह के अंदर थोड़ी देर कुछ छेड़छाड़ करता है और फिर एकदम से कोई चीज को बाहर की तरफ उगल देता है। ये कागज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। लियो उन्हें उठा लेता है। ये एक यूजर मैनुअल और एक पाउच है। इस मैनुअल को पढ़न ए पर लियो को पता चलता है इस मॉन्स्टर का नाम प्रोडोंग है और ये एक अडोरेबले हैमस्टर है जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहां पर तुम्हें कुछ सीड्स भी दी जाती है जिनको तुम अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हो। अगर तुम इनमें से किसी भी तरह की सीड को इस हैमस्टर को खिलाओगे तो हर एक सीड एक अलग तरह से इफेक्ट डालेगी। अगर तुम इस रेड सीड का यूज करते हो तो ये हैमस्टर अपने बिगेस्ट फॉर्म में पहुंच जाएगा। एक बार सीड खिलाने के बाद में इसका इफेक्ट 12 घंटे तक रहता है। 12 घंटे तक इसका साइज कम नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है 12 घंटे से पहले ही इसे छोटा करना जरूरी है तो तुम इसे ब्लू सीड खिला देना, जिसके बाद में इस हैमस्टर का साइज वापस से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसका इफेक्ट केवल तभी हो सकता है जब इसने कुछ देर पहले ही रेड सीड को खाया हो। इन सीड के हर एक पैर की वैल्यू एक आरपी पॉइंट होगी। मैं खुद से चेक कर सकता हूं। इसके बाद में लियो इस रेड सीड को इस हैमस्टर की तरफ बढ़ाने लगता है और फिर सोचता है, अगर सच में ऐसा हो गया, इसका साइज बढ़ के एक ह्यूमन के बराबर पहुंच गया, तब तो ऐसा हो सकता है ये किसी तरीके से मेरे काम आ जाए। अगर साइज उससे कम रहता है तब तो ये पूरी तरह बेकार है। लियो ये सोच रहा होता है। इस टाइम पर हैमस्टर एक ही झटके में उस पूरी सीड को खा जाता है, जिसके बाद में इसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होना शुरू होता है। बॉडी के अंदर से एक बहुत ही लाइट चमकती है। एक ही झटके में इसका साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये लियो से टकरा जाता है और लियो उछलते हुए काफी दूर जा गिरता है और फिर इसके बाद में वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे दिखाई देता है ये हैमस्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। यहां पर इसकी हाइट 20 फीट से भी कई ज्यादा है और जैसे ये पहले तो क्यूट लग रहा था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा डरावना और ताकतवर सा लग रहा है। इसी टाइम पर लियो को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इस प्रोडों के पास में एक स्किल भी है। ये डिग कर सकता है। डिगी स्किल लेवल 1 पर है, जिसे देखकर लियो कहता है, प्रोडोंग, जल्दी से अपनी स्किल यूज करके बताओ। लियो के कहने के साथ में ही
ये प्रोडोंग जमीन के अंदर गड्ढा करने लगता है। लियो को एक और स्किल विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके पास में एक और स्किल है जिसका नाम है पैकिंग डर्ट और ये लेवल 2 पर है। लियो तुरंत ही इस स्किल को भी चेक कर लेता है, जिसे यूज करते ही प्रोडोंग यहां पर एक रोलर की तरह जमीन के ऊपर लौटने लगता है। ये स्किल जमीन को प्लेन करने के लिए यूज की जा सकती है। इसके बाद में आखिरी में तीसरी स्किल शो होती है जिसका नाम है चीक पॉकेट लेवल 1। इस स्किल को लियो एक ट्रक की तरह यूज कर सकता है। इस स्किल की मदद से ये प्रोडोंग अपने मुंह के अंदर जितने चाहे उतने सामान को भर के रख सकता है और फिर उसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकता है। यहां पर इस प्रोडोंग ने जो भी खुदाई की थी, उससे जितनी मिट्टी वहां से निकली, उससे प्रोडोंग ने अपने मुंह के अंदर उसे भर लिया है और फिर लियो के एक इशारे के साथ में ये उसे बाहर की तरफ उगल देता है। ये मड बॉल बहुत जोर से जमीन के ऊपर गिरती है। इन तीनों स्किल्स को देखने के साथ में लियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है, मेरा तो जैकपॉट लग चुका है। 3 अलग अलग मशीनें मेरे को एक साथ मिल गई। मैं इस प्रोडोंग की तीनों स्किल्स को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से यूज कर सकता हूं। इसके बाद में लियो दोबारा से अपने इस महल के अंदर लौट जाता है। ये चलते ही सोचने लगता है, मेरे पास में अब खुद का एक मॉन्स्टर है जिसके साइज को मैं अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूं। बहुत सारे इसके यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दिक्कत है, जब ये अपने छोटे फॉर्म में है तब तो मेरे किसी काम आएगा नहीं, और जब मैं इसके साइज को बढ़ा दूंगा तब सब लोग इसे देख लेंगे। ये मेरे लिए काफी दिक्कत हो सकता है। अगर लोगों ने देख लिया कि मेरे पास में एक मॉन्स्टर है, तब तो मेरे लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी।